Okay, so now let's resume. यहाँ पे अजान ख़त्म हो गई है, होपफुली आपकी तरफ भी नहीं हो रही होगी. Anyway, so मैंने रिकॉर्डिंग पे इसको दोबारा कर दिया हुआ है. So हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन की. तो रिफ्लेक्शन में जब आप किसी की ट्रेनिंग करवाते हैं तो आप उसको कोई इसको स्किल एक्वायर करवाते हैं. So अगर उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो एक्सपीरियंस है वो लो भी हो तब भी आप वो स्किल एक्वायर कर सकते हैं. बट अगेन वही वाली बात है, जब उसको आप एक्चुअल रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं तो मोस्टली ऐसे लोग शैलो रिफ्लेक्शन करते हैं. मतलब ये कि दे डोंट गो फॉर डीप डाउन एनालिसिस. शैलो रिफ्लेक्शन का मतलब कि ऊपर ऊपर वाली रिफ्लेक्शन जिसका एक्सपर्ट जजमेंट करते हैं उसका वो करते हैं. और फिर आखिर में उनके पास लोग नॉर्मली एक्सक्यूज़ ये पेश करते हैं कि रिसर्चर्स के मुताबिक कि उनके पास जो है इनफ टाइम नहीं था एस्टिमेट लगाने के लिए. सो इसमें एक इम्पोर्टेंट इसमें टर्म यूज़ की गई है मेटा कॉग्निटिव स्किल्स. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है मेटा कॉग्निटिव स्किल्स. सो ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन का एक बड़ा एसेंशियल पार्ट होता है कि आप किसी भी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपने उस प्रोसेस के बारे में अपनी राय का इजहार किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स. अब आपने वो जो राय का इजहार किया है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या व्हाटएवर, तो अब आप अपनी ही उस डॉक्यूमेंट को खुद से जज करें, एवेल्युएट करें. सो दिस इज मेटा कॉग्निटिव स्किल्स. मतलब आपने अपनी रिफ्लेक्शन को पे रिफ्लेक्शन देनी है, आपने अपने कैपेबिलिटी को खुद जज करना है. सो दिस इज मेटा कॉग्निटिव स्किल्स. और इसमें बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स हैं. टीचर्स और स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स यूज करते हैं टू इम्प्रूव देयर लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, स्टूडेंट्स डिफरेंट है, वो लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को अप्लाई करते हैं सो दैट दे कैन जज के हाउ वेल दे आर स्टडिंग और वो स्टडीज़ में अपने कहाँ पे है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर कोई इस्तेमाल करे, ये बहुत स्पेशलाइज किस्म की टेक्निक्स होती हैं. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई ऑन योर सेल्फ. फिर बात करते हैं आगे. हाँ, फाइनली एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस. ठीक है, ये सिक्स्थ जो टेक्निक है इसकी प्रैक्टिकल जो रिकमेंडेशन में देखिए, एक है एस्टिमेट और दूसरा है कॉन्फिडेंस. एक आपने एस्टिमेट दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल दी गई है कि अगर आप एस्टिमेट देते हैं कि 1000 पर्सन आवर्स जो है वो लगेंगे एक प्रोजेक्ट में और उसमें प्लस माइनस 10% आवर्स हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट आपने दिए 1000 आवर्स और एक कॉन्फिडेंस लेवल है आपका कि हाँ इसमें 10 जो आवर्स हैं प्लस माइनस हो सकते हैं. लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो एक एस्टिमेट ये भी हो सकता है कि जिसमें आप कहें कि 1000 पर्सन आवर्स हैं लेकिन प्लस माइनस 500 पर्सन आवर्स हो सकते हैं. सो इसका मतलब है पहले केस में कॉन्फिडेंस उसका हाई है, दूसरे केस में कॉन्फिडेंस उसका लो है. सो एस्टिमेट एट कॉन्फिडेंस जो टेक्निक है इसके मुताबिक आपने एक एस्टिमेट देना है, दूसरा अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को जाहिर करना है. सो इन बोथ ऑफ द केसेस इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक जो एस्टिमेट का कॉस्ट एस्टिमेटर का एस्टिमेट जो है वो कितना रिलायबल, ठीक है, और वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने एस्टिमेट पे. क्योंकि अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो इसका मतलब है वो या तो 500 आवर्स होंगे या फिर 1500 आवर्स होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इट इज़ अ ह्यूज गैप और इस गैप को फुलफिल करना और उस पे उसको अगर एस्टिमेशन में के बारे से बात कीजिए तो इट्स नॉट वेरी इजी. सो नॉर्मली जोगेंसन में जिसकी हमने काम को पहले भी इस हवाले से देखा था, वो कहते हैं 80% कॉन्फिडेंस लेवल आपको अमूमन जो है वो इंक्लूड करना चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस लेवल 80% के लेवल में होना चाहिए. ठीक है, सो फिर वो जो है आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो अच्छा गिना जाएगा. सो
सो इसमें एक ट्रेड ऑफ है कि अगर आप प्रिसीजन की तरफ जाते हैं, मतलब आप अगर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आप पहले केस में 1000 आवर्स थे और 10 प्लस माइनस आवर्स थे, तो उसमें प्रिसीजन है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं, प्रिसीजन है उस एस्टिमेट में। लेकिन इन दैट केस आप ये देख सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस वो आपका एस्टिमेट जो है उसमें आपका एक्सप्लॉइट होता है। लेकिन क्योंकि अगर 10 प्लस से ज़्यादा चला जाता है या 10 माइनस से कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपका इसमें एस्टिमेट एक्सप्लॉइट हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में प्रिसीजन इतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ। सो यू कैन से कि वो जैसा हमने 3 पॉइंट एस्टिमेटर की बात की थी, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, बहुत से लोग उसको जो है वो रिचर रिप्रेजेंटेशन समझते हैं अगर आप एस्टिमेशन और एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली। So basically, whatever the case is, the best thing is कि आप के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमेशा अपने आप को नए स्किल्स एक्वायर करने की और उसको इम्प्रूव करने की। पर्टिकुलरली कॉस्ट एस्टिमेशन इज अ बिग स्टेप और बिग यू कैन से पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये आपको पे बैक कर सकता है अगर आप करेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करने में कामयाब हो। सो अभी आज से यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर नजफ